Hello students, in this video we will continue further with solid state. In the previous video we had looked at what are amorphous and crystalline solids, how do you differentiate between the two. फिर लेक्चर के एंड में हम लोगों ने दो टाइप के सॉलिड्स या दो टाइप की प्रॉपर्टीज देखी थी. वन वाज बेसिकली आइसोमॉर्फस कंपाउंड्स हमने देखे थे. So isomorphous was compounds which have got same structure are called as isomorphous. एंड फिर हम लोगों ने वो देखा था एलोट्रॉपी. एलोट्रॉपी क्या होती है कि व्हेन अ सेम कंपाउंड और व्हेन अ सेम एलिमेंट हैज मोर देन वन टाइप ऑफ अ स्ट्रक्चर, उसको हम लोग कहते हैं एलोट्रॉपी. ओके, नाउ इन दिस वीडियो वी विल लुक एट डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स. मैंने आपको कहा था कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर कंसिडर्ड एज ट्रू सॉलिड्स एंड अमॉर्फस सॉलिड्स जो होते हैं, दोज अमॉर्फस सॉलिड्स are considered as pseudo solids. So crystalline solids are considered as true solids. Now in this video or in this chapter going ahead we will only talk about crystalline solids. हम लोग बस crystalline solids की ही बात करेंगे, ठीक है. So now crystalline solids can be classified broadly into four types. First one is molecular solids. Second one is ionic solids. Third one is metallic solids. And fourth one is covalent solids. ठीक है. Now these molecular solids can be further classified into three types. So what we will do is धीरे धीरे हम लोग एक एक टाइप के solids डिटेल में पढ़ना स्टार्ट करता है. So सबसे पहले let's start off with molecular solids. Now these molecular solids, okay, see कोई भी crystalline structure या कोई भी solid structure constituent particles से बनता है. What do I mean by this? जैसे if I ask you दीवार, कोई भी दीवार wall जो होती है वो किससे बनती है? वो bricks से बनती है, correct? So bricks जो होते हैं, so if you are trying to form a wall, तो ये bricks जो होते हैं, these bricks are called as your constituent particles. पार्टिकल्स, क्योंकि ये जो दीवार है वो इन ब्रिक्स से बनी हुई है. ओके, सो व्हेन आई टॉक ऑफ मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, हर एक मॉलिक्यूलर सॉलिड जो होता है इसके लिए इसका जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होता है, दैट कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इज अ मॉलिक्यूल. सो इट इज मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स. ओके, सो से फॉर एग्जाम्पल फॉस्फोरस सॉलिड. सो फॉस्फोरस सॉलिड क्या होता है? P4 मॉलिक्यूल जो होता है, P4 मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर ऐसा होता है. दिस इज योर P4 मॉलिक्यूल. ये P4 मॉलिक्यूल व्हेन यू कन्वर्ट इट इनटू अ सॉलिड स्टेट, व्हाट हैपेंस इज कि ये जो P4 मॉलिक्यूल है आपका, दिस एंटायर मॉलिक्यूल, ओके, दिस बिकम्स योर वन मॉलिक्यूल. एंड ये ऐसे मॉलिक्यूल्स, ये जो बड़ा मॉलिक्यूल है, ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स को जब आप रेगुलरली अरेंज करते हो तो दैट वुड बिकम योर फॉस्फोरस सॉलिड. सो जैसे और एक ये इतना बड़ा मॉलिक्यूल और एक इतना बड़ा मॉलिक्यूल, ये इस तरह से आप जब इनको एक रेगुलर पैटर्न में अरेंज करते हो, ओके, व्हेन यू अरेंज देम इन अ रेगुलर पैटर्न, सो दिस बिकम्स एन एग्जांपल ऑफ अ phosphorus solid or P4 solid. एंड यहाँ पे इफ यू लुक एट एवरी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, ये सारे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है, एवरी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इज अ P4 मॉलिक्यूल. सो ये ऐसे, ओके. नाउ इफ यू सी ओवर हियर, there is no direct force, there is no direct bonding between these two molecules. इन दोनों के बीच में कोई ऐसा बॉन्ड नहीं है ना. इन दोनों के बीच में कौन सा फोर्स होगा? इन दिस पर्टिकुलर केस इन दोनों के बीच में जो फोर्स होगा दैट विल बी वैंडर वाल्स फोर्स. इन दोनों के बीच में जो फोर्स होगा दैट विल बी वैंडर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. So there is no direct contact or there is no direct, what do you say, bonds between the two molecules. इन दोनों के बीच में कोई डायरेक्ट बॉन्ड नहीं है. यहाँ पे ये वैंडर वाल्स फोर्स, एंड ये वैंडर वाल्स फोर्स
इन मॉलिक्यूल्स को एक साथ पकड़ के रख रहा है. इट इज दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दैट इज होल्डिंग द मॉलिक्यूल्स टुगेदर. वैसे ही इन दोनों के बीच में भी यही वैन डर वाल्स फोर्स ही होगा. सो व्हेन आई से मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, in molecular solids every constituent particle is a molecule. It is a molecule, and there is no direct what else, there is no direct bond between the two molecules, no bonding between the neighboring molecules. सो नाउ द क्वेश्चन इज, अगर जो इनके बीच में डायरेक्ट बॉन्डिंग नहीं है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसे जनरेट होता है? तो एक तो हम लोगों ने एग्जांपल देखा वैन डर वाल्स फोर्स. और कौन कौन से फोर्सेस पॉसिबल है? सी, और कौन कौन से फोर्सेस पॉसिबल है वो डिपेंड करेगा कि ये जो आपका मॉलिक्यूल है, वेदर इट इज अ पोलर मॉलिक्यूल, इट इज अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है या नहीं है. सो और एक एग्जाम्पल करते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल HI. Now when I say HI molecule या और HCl molecule देखते हैं. HCl वैसे रूम टेम्परेचर पे गैसियस स्टेट पे होता है, बट देन यू कैन कन्वर्ट इट इनटू अ सॉलिड स्टेट व्हेन यू रिड्यूस द टेम्परेचर. सो व्हेन वी टॉक ऑफ HCl, ओके, सो HCl में लेट्स से व्हेन आई से HCl सॉलिड, तो HCl सॉलिड ऐसा होगा, ये एक हुआ, ये और एक मॉलिक्यूल हुआ. हमेशा आपको याद रखना है मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जो होता है, दैट कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इज योर एंटायर मॉलिक्यूल. ओके, नाउ हमें ये पता है कि HCl के केस में ये पोलर मॉलिक्यूल होता है. क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है तो इट हैज़ अ नेगेटिव चार्ज. हाइड्रोजन हैज़ अ पॉजिटिव चार्ज. सिमिलरली यहाँ पे हाइड्रोजन पे पॉजिटिव है, क्लोरीन पे नेगेटिव है. ना आप देख रहे हो दो नेबरिंग मॉलिक्यूल्स के बीच में डायरेक्टली कोई बॉन्ड नहीं है. देयर इज नो बॉन्डिंग बिटवीन द टू नेबरिंग मॉलिक्यूल्स, बट बिकॉज यू हैव अ नेगेटिव चार्ज ऑन दिस, यू हैव अ पॉजिटिव चार्ज ऑन दिस, इन दोनों के बीच में ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा. अच्छा, इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को आप क्या कहोगे? सी, जब किसी मॉलिक्यूल के अंदर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्जेस सेपरेटेड होते हैं, यू हैव अ सेपरेट पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज सेंटर, ऐसे मॉलिक्यूल को कहा जाता है पोलर मॉलिक्यूल. एंड दो पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच का ये जो इंटरैक्शन होता है, दिस इज योर डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन. ये जो आपका यहाँ पे जो हमने एग्जांपल किया था, ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल था. सो व्हेन यू हैव अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल, इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, दैट इज योर वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. व्हेन यू हैव अ पोलर मॉलिक्यूल, इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, दैट इज डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन. ठीक है, ओके. लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल, दैट ऑफ आइस. ओके, आइस इज नथिंग बट सॉलिड वाटर, राइट? सो मान लो ये H2O है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ऑक्सीजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन. दीज आर डिफरेंट वाटर मॉलिक्यूल्स. ओके, अब इनके बीच में क्या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो सकता है? अब आपको पता है वेन एवर हाइड्रोजन इज अटैच टू ऑक्सीजन, hydrogen bonding is possible. So oxygen has a negative charge, this hydrogen will have a positive charge. So इस तरह से ये बन सकता है, ये force of attraction आ सकता है. There would be this force of attraction, this force of attraction, this force of attraction. अब ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, इसको हम लोग, आपको पता ही है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहा जाता है. ओके, ना इफ यू कंपेयर द थ्री फोर्सेस, मतलब जैसे यहाँ पे वैन डर वाल्स फोर्स है, फिर यहाँ पे यू हैव डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन,
एंड उसके बाद यहाँ पे जो है दैट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग. सो आउट ऑफ दीज थ्री हाइड्रोजन बॉन्डिंग के वजह से जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट होता है वो सबसे स्ट्रांग होता है. द रीजन इज बिकॉज कि ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दैट इज वेरी वेरी स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. ओके, इन तीनों के कंपैरिजन में मैं बात कर रहा हूँ. सो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज स्ट्रॉन्गर देन डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन. एंड हमें ये पता है कि डाइपोल डाइपोल वैंडर वॉल्स फोर्स है तो ऑब्वियसली ज़्यादा ही स्ट्रांग होगा. वैंडर वॉल्स फोर्स वैसे ही वीक होता है. सो नाउ दीज मॉलिक्यूलर सॉलिड्स कैन बी क्लासिफाइड. हम लोग मॉलिक्यूलर सॉलिड की बात कर रहे थे. दीज मॉलिक्यूलर सॉलिड्स नाउ कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स डिपेंडिंग अपॉन की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है. If your force of attraction is van der Waals force of attraction and it happens when your molecule is a non-polar molecule, तो ऐसे केस में ऐसे सॉलिड्स को कहा जाता है नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड. लेट मी राइट इट ओवर हियर. सो दिस बिकम्स एन एग्जांपल ऑफ नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड. ओके, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड. अच्छा, यहाँ पे इफ यू सी योर मॉलिक्यूल इज अ पोलर मॉलिक्यूल एंड दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दैट इज डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन. ना ऐसे टाइप के सॉलिड्स को कहा जाता है पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स. सॉलिड. एंड ये जो तीसरा टाइप होता है जहां पे दो मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, दीज सॉलिड्स आर कॉल्ड एज हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स. ठीक है. ओके, now out of the 3 types of solids we know that hydrogen bonding is the out of the 3 types of forces we know that hydrogen bonding is the strongest force. So that is why in 3 जो solids है उसमें hydrogen bonded molecular solids are the hardest. These are hard solids. Okay, इनका जो melting point होगा वो ज़्यादा होगा. melting point is high. मैं अभी इन्हीं 3 को कंपेयर कर रहा हूँ. वैसे तो आपको ये याद रखना है कि मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, सारे मॉलिक्यूलर सॉलिड्स जो होते हैं इनके बीच में ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, इधर वैन डर वाल्स फोर्स दे दो या डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन दे दो या हाइड्रोजन बॉन्डिंग दे दो, ये जो फोर्सेस होते हैं ये इतने स्ट्रॉन्ग फोर्सेस नहीं होते. तो ओवरऑल ये जो सॉलिड्स होते हैं इनका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है. बट मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा हूँ. यहाँ पे मैं किनको कंपेयर कर रहा हूँ, 1, 2 एंड 3, इन तीनों को मैं कंपेयर कर रहा हूँ. इन तीनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स. सो दैट इज वाई दीज सॉलिड्स, हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड्स, विल हैव अ हायर मेल्टिंग पॉइंट. ओके, आउट ऑफ द 3. उसके बाद दे विल बी हार्ड. ठीक है. अच्छा, नॉर्मली ये जो नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स होते हैं इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है दैट इज योर वैन डर वाल्स फोर्स, जो वीकेस्ट होता है. So these solids are soft and they have got a low melting point. ठीक है. एंड ये जो होता है पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो इन दोनों के बीच में होता है. ओके, सो लेट्स समराइज दिस नाउ. So molecular solids can be classified into 3 types: polar molecular solids, non-polar, and hydrogen bonded. इसमें non-polar have got lowest melting point क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है दैट इज वीकेस्ट. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वीकेस्ट. ओके, एंड ये जो हाइड्रोजन बॉन्डेड होता है दे हैव गॉट हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट. इन तीनों के कंपैरिजन में बात कर रहा हूँ.
हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट? द रीजन इज बिकॉज हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होता है इन तीनों के कंपैरिजन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज स्ट्रॉन्गेस्ट. अच्छा, अब ओवरऑल मॉलिक्यूलर सॉलिड्स की बात करते हैं. मॉलिक्यूलर सॉलिड्स जो होते हैं दे हैव जनरली अ लोअर melting point. The reason is because force of attraction is not strong. Force of attraction is weak. आप ये तीनों फोर्सेस ले दोगे, मतलब वेदर डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन या फिर वैंडर वाल्स फोर्स या फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बाकी सॉलिड्स के कंपैरिजन में ये जो फोर्सेस होते हैं ये उतने स्ट्रांग नहीं होते. सो बिकॉज योर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वीक, these types of solids have got lower melting point. Due to this, they are normally soft in nature. ठीक है. Okay. So if I have to give you an example, let's say for example ये CCl4 है, कार्बन टेट्राक्लोराइड. ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल होता है. इट इज नॉन पोलर मॉलिक्यूल. So this becomes an example of a non-polar molecular solid. Non-polar. Let's say iodine भी नॉन पोलर मॉलिक्यूल है. सो दिस बिकम्स एन एग्जांपल ऑफ अ नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड. HI, this is a polar molecule, so this becomes an example of a polar molecular solid. HF, okay, solid HF. Now HF के केस में whenever hydrogen is attached to फ्लोरीन ऑक्सीजन या नाइट्रोजन, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है. So this becomes your hydrogen bonded solid. ठीक है. So whenever you see a molecule जैसे P4 हो गया, S8 हो गया, CO2 हो गया, ये सारे molecules है, या आर्गन हो गया, हीलियम हो गया, नियॉन हो गया, ये मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स होता है. ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ये डायएटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं. सो यहाँ पे whenever you convert these elements or compounds into solid state, जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होता है, दैट कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इज अ मॉलिक्यूल. सो दीज ऑल बिकम एन एग्जांपल ऑफ योर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स. ठीक है. नाउ वी विल गो ऑन टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ सॉलिड्स व्हिच आर कॉल्ड एज आयोनिक सॉलिड्स. सो एज आई सेड, द नेक्स्ट टाइप ऑफ सॉलिड्स आर आयोनिक सॉलिड्स. नाउ आयोनिक सॉलिड्स नाम से ही पता चलता है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होंगे. यहाँ पे जो आपके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स will be basically ions. Okay, so say for example NaCl solid, that is sodium chloride, common solid जो होता है NaCl solid, यहाँ पे ये किस तरह से अरेंज्ड होता है या ये किस तरह से बनता है. सो इट इज मेड अप ऑफ आयंस अरेंज्ड इन अ रेगुलर पैटर्न. किसी एक रेगुलर पैटर्न में आप आयंस को जब अरेंज करते हो तो आपको आयोनिक सॉलिड्स मिलता है. जैसे NaCl जो है ये Na प्लस एंड Cl माइनस से बनता है. तो ये आपके आयंस हो गए. जैसे फॉर एग्जांपल दीज आर ऑल, लेट्स से पॉजिटिव आयंस एंड दीज आर नेगेटिव आयंस, Cl माइनस आयंस, एंड दीज आर ऑल पॉजिटिव आयंस. ठीक है. So you have to remember this, that when we talk of ionic solids are made up from ions. उनके constituent particles जो होते हैं, these are ions. Okay. Now यहाँ पे there is a very strong force of attraction क्योंकि you have proper charges ना, negative and positive charge. So इस negative charge पे सारे direction से strong force of attraction लगता है. एंड वैसे ही कोई भी आप पॉजिटिव चार्ज दे दो तो किसी भी पॉजिटिव चार्ज पे भी सारे डायरेक्शंस में ये स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा. ओके. सो इन द केस ऑफ आयोनिक सॉलिड्स देयर इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. Force of attraction between oppositely charged ions. Between oppositely charged ions. अच्छा, now this is a very strong force. Due to this very strong force, इनका जो melting point होता है that is very very high. Melting point is very high. अच्छा,
उसके बाद I can also say this, these are hard solids. Okay. Now what can you say about the conductivity? See, you might have this question कि सर but positive charges में तो force of repulsion होगा ना. So normally कैसे ये work करता है पता है? हर एक पॉजिटिव चार्ज के पास में नेगेटिव आयंस होंगे. सो द डिस्टेंस ऑफ नेगेटिव आयंस फ्रॉम एनी पॉजिटिव आयन वुड बी स्मॉलर एज कंपेयर टू द डिस्टेंस बिटवीन सिमिलर आयंस. सो मैं रिपीट करता हूँ, अपोजिटली चार्ज्ड आयंस आर क्लोजर एंड सिमिलरली चार्ज्ड आयंस आर फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर. सो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दिस इज 1/4 pi epsilon Q1 Q2 by R square, right? So force is inversely proportional to distance. So opposite ions are closer to each other, oppositely charged ions are closer to each other. तो ये जो distance होगा वो कम होगा, and distance कम होगा तो आपका जो force होगा that would be large. Okay. So opposite ions के बीच का जो force होता है ये हमेशा ज़्यादा होता है, and ये force attractive होता है. So that is why you have net force of attraction in this solid, and because this force is very strong, the solids have got very high melting point. They are hard solids. Okay. We are talking about solubility now these are soluble in polar solvents like water. So पानी के अंदर क्या होता है, like H2O, ये जो पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस है ये सेपरेट आउट हो जाता है. सो द क्वेश्चन इज कि ये जो इनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, हाउ डज दिस वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ब्रेकअप, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसे ओवरकम होता है. यहाँ पे ये ओवरकम इसलिए हो जाता है क्योंकि जैसे ही ये आप इनको NaCl को पानी में डालते हो तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस ये जब सेपरेट आउट हो जाता है तो वाटर मॉलिक्यूल्स जो है वो वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ पे पॉजिटिव आयंस एंड नेगेटिव आयंस को की तरफ अट्रैक्ट होता है. ओके. इसी प्रोसेस को हम लोग सॉल्वेशन कहते हैं ना. एंड व्हेन यू हैव वाटर दिस इज कॉल्ड एज हाइड्रेशन. अच्छा, कैटायन ज़्यादा हाइड्रेट होता है एज कंपेयर टू एन आयंस. सो ये हाइड्रेशन के वजह से दिस आयंस बिकम स्टेबल. ओके. सो इन सॉलिड स्टेट पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस आर स्ट्रांगली अटैच्ड टू ईच अदर. बट जैसे ही आप इन आयोनिक कंपाउंड्स को पानी में डालते हो या किसी पोलर सॉल्वेंट में डालते हो, दे ब्रेक अप, एंड व्हेन दे ब्रेक अप they break up to form individual ions, and these individual ions are hydrated or solvated. Okay. ये सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स इनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, इसी को कहा जाता है सॉल्वेशन. एंड सॉल्वेशन के वजह से these ions become stable. So I can say that these molecules are soluble in polar solvents, but ionic solids are insoluble in non-polar solvents. Non-polar solvents होंगे तो उसमें वो dissolve नहीं होंगे. Okay. उसके बाद we will talk about their electrical conductivity. See, for electrical conductivity what we need is free charges. Free charges are required. बट यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे फ्री चार्जेस है ही नहीं ना. यहाँ पे पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस दे आर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड टू ईच अदर, सो दे आर फिक्स्ड एट देयर पोजीशंस. यहाँ पे लेट मी राइट ओवर हियर, आयंस आर फिक्स्ड एट देयर पोजीशंस. Ions are fixed. Okay. And because ions are fixed at their positions, they are not free to move. If they are not free to move, free charges है ही नहीं. Free charges है ही नहीं तो electrical conduction होगा ही नहीं. So I can say ionic solids are bad conductor in solid state. Solid state. But जैसे ही आप इनको मेल्ट करते हो तो मेल्ट करने पे क्या होता है, ये पॉजिटिव नेगेटिव आयंस जो होते हैं एक दूसरे से सेपरेट आउट हो जाता है, एंड नाउ दे बिकम फ्री टू मूव. ये कहीं पे भी मूव कर सकता है.
So because they can move anywhere, I can say that now they will become good conductors. So ये जो ionic solids होता है, ionic solids are bad conductor in solid state, but they are good conductor in molten or fused state. अच्छा, अगर जो आप इन आयोनिक सॉलिड्स को पानी में डालोगे तो भी ये आयन सेपरेट आउट हो जाता है, and then they become free to move. Okay, so even in aqueous solutions, which means even in their dissolved state, जब आप इनको डिसॉल्व करते हो तो डिसॉल्व करने पे भी ये जो आयंस है ये सेपरेट आउट हो जाता है, एंड वंस दे सेपरेट आउट दे बिकम फ्री टू मूव. वो आराम से मूव कर सकता है. So if they can move, so again these ions can then conduct electricity. Okay, because they are now free to move. So I can say ionic solids are good conductors either in molten state or in dissolved state. Dissolved state. ब्रैकेट में मैं लिखता हूं aqueous solutions. ठीक है, in their aqueous solutions. Fine. So I hope you have understood what are ionic solids. Okay. There is one property of ionic solids that is important that you need to understand. It is they cannot handle shear stress. Cannot handle shear stress. And because they cannot handle shear stress, they are considered brittle. Okay. आप थोड़ा भी उन पे ऐसे shear stress मतलब ऐसे tangential force लगाओगे वो टूट जाता है. They break up. Okay. So that is why we say that ionic solids are brittle. They are hard as well as brittle. Okay. Fine. उसके बाद now the next type of solids are basically metallic solids. Now you can see that नाम से ही हमें पता चलता है कि metallic solids क्या होता है. Okay, so these are basically metals, metallic solids. These are metals. Okay, अब how are metallic solids formed? So when we talk of metallic solids, let's take an example of aluminium. हमें ये पता है कि एल्यूमिनियम हर एक मेटल के केस में जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स होता है, दोज इलेक्ट्रॉन्स आर लूजली बाउंड. आउटर इलेक्ट्रॉन्स आर लूजली हेल्ड टू द न्यूक्लियस. नाउ बिकॉज दे आर लूजली हेल्ड टू द न्यूक्लियस, क्या होता है कि दे कैन बी इजीली रिमूव फ्रॉम द एटम. बिकॉज वो न्यूक्लियस से एकदम स्ट्रांगली अटैच नहीं है, तो आप उसको आराम से ऐसे बाहर निकाल सकते हो. So they become free. Okay, free to move. Okay, now because these electrons become free to move, आप कोई भी solid देखोगे तो हर एक solid के केस में ऐसा ही कुछ होगा. जैसे for example aluminium है, तो aluminium के केस में let's say 3 electrons or 2 electrons or 1 electron they become free. Okay, वो aluminium का जो atom है वो छोड़ देता है. So if you look at aluminium, मान लो ये आपकी aluminium की sheet है, तो aluminium की sheet is made up of ions, Al3 plus ions या Al plus 1 ions. These are all positive ions. Okay, positive ions. ये पॉजिटिव आयंस है. एंड ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, दीज इलेक्ट्रॉन्स आर नाउ फ्री टू मूव. दे आर फ्री टू मूव, तो हर जगह पे दे कैन मूव. सो ये पॉजिटिव आयंस आर फिक्स्ड. इनका जो पॉजिटिव आयंस का जो स्ट्रक्चर होता है इसको कहा जाता है कर्नल, KERNEL. एंड ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दीज इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री टू मूव. Okay, now because you can see that these electrons are free to move, you have free charges present.
are present. Now जैसे ही आप potential difference लगाओगे, these electrons will start moving, and because these electrons will start moving, you have free charges which can move, right? So that is why free charges are present. So we can say that metallic solids are good conductors even in solid state. In solid state. Acha. Now these are very hard solids. Metallic solids are also very hard. Usually they are very hard. The reason is because कि ये electrons पे opposite charge है, and ये जो positive ions in these have got plus charges, these have got negative charges. So there is a strong force of attraction between these positive charges and these electrons. So force of attraction between the sea of electrons between the sea of electrons and positive ions is very strong. Because this force of attraction is very strong, I can say these solids have got high melting point. अच्छा, अब ये जो सॉलिड्स होते हैं, दे कैन हैंडल shear stress. They can handle shear stress. And because they can handle shear stress, क्या होता है कि आप इन पे फोर्स लगाते हो, shear force लगाते हो, तो ये ब्रेक नहीं हो जाता है, इनका बस शेप चेंज हो जाता है. दे बिकम लॉन्ग, दे बिकम डक्टाइल, दे कैन बिकम मैलिएबल. ओके, ये टूटते नहीं है जल्दी. दे डू नॉट ब्रेक. जैसे हमने आयोनिक सॉलिड्स में देखा था कि दे कैन नॉट हैंडल shear स्ट्रेस, वो ब्रिटल होता है, टूट जाता है. यहाँ पे ये टूटते नहीं है, दे कैन हैंडल shear स्ट्रेस. सो देयरफॉर दीज आर malleable, which means they can be beaten into sheets, and ductile, which means they can be drawn into wires. ठीक है. So these are the properties of metallic solids. So हमने अब तक 3 टाइप के solids देखे हैं, मॉलिक्यूलर, आयोनिक, मेटालिक. There is one more type जो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, that is your covalent solids. Okay. So please go through these properties. These properties are very, very important. ठीक है. I'll end the lecture over here. Thank you.